सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं में अध्याय 2 लगातार हम पढ़ रहे आ रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि अध्याय 2 अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है। इसे हमें समझना, इसे हमें अपने दिमाग के अंदर सेट करना बहुत ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि ये आगामी कक्षा 12वीं के लिए भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने आपको कई बार कहा है कि कई प्रतिस्पर्धाएं और उसके अंदर ये निहित रहता है, इसलिए मैं इनके लिए अलग अलग खंडों में, कालखंड जिसे कहते हैं शिक्षण विधियों के अंदर, उन कालखंडों के अंदर हर एक टॉपिक को, हर एक प्रकरण को अलग अलग विभाजित कर आपके सामने ला रहा हूं, ताकि आप ज्यादा बोर ना हो पाए और दिमाग के अंदर सेट हो जाए, क्योंकि आपके लिए नया विषय है विद्यार्थियों। इसलिए मैं अलग अलग लेकर आ रहा हूं। तो साझेदारी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आगे भी हमारे भविष्य में भी काम आएगी, इसलिए मैं इसकी थ्योरी, इसका पोर्शन छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आज अगर हम कल हमने साझेदारों के लक्षणों के बारे में बात की थी और लक्षणों को व्याख्या सहित भी मैंने समझाने का प्रयास किया था। जहां तक मैं समझता हूं कि आपने अपनी कॉपी में भी लिख ली होंगी और उसको पढ़कर याद भी कर लिया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और इस कोविड-19 के तहत घर बैठे इसका पूरा फायदा उठाए। विद्यार्थियों, जब समय निकल जाता है तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता है। इस समय की बहुत बड़ी उपयोगिता है। समय को लेकर जब आप इन वीडियो में लगातार बने रहते हो तो आप पे भार कम पड़ता है। जैसे जैसे जो वीडियो बढ़ते जाएंगे और आप वीडियो नहीं देख पाओगे तो आप पे लोड ज्यादा आ जाएगा। तो गौर करें। तो आज हमारा जो प्रकरण है, मुद्दे की बात करते हैं, साझेदारों के प्रकार। मैं क्लास के दौरान मोटिवेट भी करता रहूंगा आपको और आगे पढ़ते भी रहेंगे। साझेदारों के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। जो तमाम प्रकार के कुछ प्रकार है, 6 प्रकारों के बारे में हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। साझेदारों को प्रकार को पढ़ने के बाद हम साझेदारी के प्रकार भी पढ़ेंगे। सामान्य साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, इसके बारे में बात करेंगे। आज मुख्य रूप से हम साझेदारों के प्रकार पढ़ रहे हैं। कौन कौन से साझेदार साझेदारी करते हैं, किस प्रकार पूंजी लाते हैं, किस प्रकार उनका योगदान होता है साझेदारी के अंदर, और हानियों में वो बराबर के हिस्सेदार होते हैं या लाभों में हिस्सेदार होते हैं, या सिर्फ अपने आचरण से साझेदार होते हैं, वो संचालन में भागीदार नहीं होते हैं, साझेदारी को चलाने में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है, सिर्फ लाभों तक भागीदार होते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के अलग अलग साझेदार है। कुछ साझेदार पूंजी लाकर साझेदारों को दे देते हैं, मगर उस साझेदारी के संचालन में, यानी साझेदारी संचालन में, साझेदारी के तमाम प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, जो फर्म के व्यवसाय होते हैं, उस फर्म में कार्य करने नहीं आते हैं। ऐसे अलग अलग साझेदार हैं। तो ऐसे सक्रिय साझेदार भी होते हैं, निष्क्रिय साझेदार भी होते हैं, सिर्फ गत्यावरोधक साझेदार भी होते हैं, सिर्फ लाभों में भी साझेदार होते हैं, और नाम मात्र के साझेदार होते हैं, केवल लाभों में साझेदार होते हैं, और कुछ गत्यावरोधक या फिर कुछ अवयस्क जो 18 साल से कम हो वो भी साझेदार होते हैं। और कहा जाता है कि अनुबंध अधिनियम 1872 जो 12वीं कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर कहा गया है कि 18 साल से कम व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, वो अवयस्क होता है। मगर साझेदारी भी ये कहती है कि 18 साल से कम व्यक्ति साझेदारी नहीं कर सकता, बशर्त वो लाभों में हिस्सेदार हो सकता है सभी साझेदारों की सहमति से। तब इन चीजों के हम बारे में व्याख्या करेंगे। मैंने कुछ पॉइंट बनाए, इन पॉइंटों को आपके सामने मैं व्याख्या से समझाना चाहूंगा। इन पॉइंटों को मैं पढ़ूंगा, फिर आपको व्याख्या से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला बिंदु है सक्रिय साझेदार। विद्यार्थियों, कुछ जो साझेदारों के जो नाम है, उनके नामों से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं उस फर्म के अंदर या उस साझेदारी के अंदर। सक्रिय साझेदार होगा विद्यार्थियों, तो वो पूरा सक्रिय रूप से उस फर्म का संचालन करेगा, फर्म के अंदर लाभ और हानि के लिए बराबरी का हिस्सेदार होगा। तमाम प्रकार की बातें यहाँ निहित होती है। तो सक्रिय साझेदार, मैंने कुछ भाग बनाए हैं, कुछ खंड बनाए हैं, खंडों में बना के मैंने याद करवाने का प्रयास किया। आप ऐसे टुकड़े बनाकर याद करने का प्रयास करें। तो जो सक्रिय साझेदार होते हैं उनका भाग कहां तक होता है? देखो, पहला बिंदु बनाया भाग, कि फर्म के व्यापार संचालन में विशेष रूप से उनका भाग होता है। अब भाग देने की वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितना उनका कार्य होता है, तो फर्म के व्यापार संचालन में विशेष रूप से उनका भाग होता है, क्योंकि वो सक्रिय होते हैं, बिल्कुल एकदम वो सक्रियात्मक काम करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के वो प्रयास करते हैं। वो सक्रिय हैं। कैसे हैं? हर काम के अंदर सक्रिय हैं, वो निठल्ले नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, हर काम के अंदर आगे आकर काम करेंगे। इसलिए उनका भाग कितना होगा? फर्म के व्यापार संचालन में उनका विशेष रूप से उनका भाग होता है। तमाम प्रकार के कार्यों में सबसे आगे बढ़कर कार्य करते हैं, विशेष रूप से उनका भाग होता है और भाग लेते भी है। कार्य, अब वो कार्य कितने करते हैं? समस्त कार्यों के लिए अन्य साझेदारों का प्रतिनिधित्व होते हैं। फर्म का उत्तरदायित्व भी इन पर ठहरता है। कार्य इनकी है कि समस्त कार्यों के लिए अन्य साझेदारों के प्रतिनिधि होते हैं। अन्य साझेदारों के प्रतिनिधि अन्य साझेदारों के एजेंट होते हैं।
फर्म के अंदर तमाम प्रकार के साझेदार है। अब सब साझेदार उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, मगर जो सक्रिय साझेदार होते हैं वो प्रत्येक साझेदार के लिए, प्रत्येक साझेदार के कामों के लिए वो प्रतिनिधि होते हैं। यानी सब एक के लिए, एक सब एक के लिए की भावना को लेकर एक साझेदार, जो सक्रिय साझेदार होता है वो सबके लिए कार्य करता है, वो सबके लिए एजेंट होता है, वो तमाम प्रकार के ऐसे संचालन करता है, एजेंट के रूप में करता है, यानी कि सबके लिए कार्य करता है और वो प्रतिनिधि होता है और फर्म का उत्तरदायित्व भी ठहराता है। फर्म के तमाम प्रकार के जो दायित्व होते हैं उसका वो उत्तरदायित्व तो भी ठहराता है, तमाम प्रकार के दायित्व वो लेता है, उत्तरदायी ठहराता है। अब गणना, इसकी गणना कहाँ होती है? ये मुख्य साझेदारों में से इसकी गणना होती है। जो फर्म में साझेदार होते हैं उसके अंदर जो मुख्य साझेदार होते हैं, मुख्य साझेदारों में इसकी गणना होती है। गौर करें विद्यार्थी, छोटे छोटे बिंदुओं को मैंने भागों में बांटा है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब देखो, सक्रिय साझेदार भाग व्यवसाय के या फर्म के संचालन के अंदर विशेष रूप से भाग लेते हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो समस्त कार्यों के लिए समस्त साझेदारों के प्रतिनिधि होते हैं और फर्म के तमाम प्रकार के उत्तरदायित्व को भी ठहराते हैं, उत्तरदायित्व भी होते हैं इनके पास। गणना, मुख्य रूप से मुख्य साझेदारों में इनकी गणना होती है। इनकी गणना यानी कि इनका कैलकुलेशन कहाँ होता है, इनकी पदवी कहाँ होती है? मुख्य साझेदारों के रूप में भी इनकी गणना होती है। ये होते हैं सक्रिय साझेदार, नाम से ही सक्रिय है तो विद्यार्थी तमाम प्रकार के कार्य भी सक्रिय रूप से ही करेंगे। गौर करें विद्यार्थी, दिमाग के अंदर सेट करें। आगे है, नाम से क्या है? निष्क्रिय। अब जो वहां वो कार्य कर रहा है उसका सब ये उल्टे कार्य करेगा, क्योंकि निष्क्रिय, इतना इस फर्म के व्यवसाय में इतना उसका सहयोग नहीं रहेगा। और क्या क्या सहयोग रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब ये निष्क्रिय साझेदार है विद्यार्थियों, निष्क्रिय तो है तो इनको फर्म के अंदर हम ले लेंगे, फर्म के व्यवसाय के अंदर हम कैसे लेंगे? ऐसे कोई फर्म के व्यवसाय के अंदर नहीं लेता है। भले वो निष्क्रिय है, काम नहीं करे, फर्म के संचालन में भागीदारी नहीं निभाए, मगर जब उनको साझेदारी में जोड़ना पड़ेगा तो कुछ तो उनसे लेना पड़ेगा ना, यानी पूंजी का विनियोग वो कर लेते हैं। वो साझेदारी बहुत बड़ी साझेदारी होती है, उसके अंदर पूंजी यानी पैसा तो वो दे देते हैं, मगर तमाम प्रकार के संचालन में वो भाग नहीं लेते। पैसे के बिना कौन उसे साझेदार बनाएगा? साझेदार है, अब जैसे हम 4-5 साझेदार मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, एक रोड बनाने का कार्य लिया, दूसरे साझेदार को बोला कि भाई तू पैसा दे दे, भले कार्य करने मत आना, काम देखने मत आना, तेरा जितना हिस्सा है उस हिसाब से। तो अब वो निष्क्रिय है क्योंकि तमाम प्रकार के संचालन में वो भाग नहीं लेगा, कार्य में वो भाग नहीं लेगा, मगर उसने पूंजी तो लगाई है। तो गौर करें, निष्क्रिय साझेदार, दिमाग के अंदर ये मत कर लेना कि निष्क्रिय है तो वो कुछ नहीं करेगा, बस घर में बैठा रहेगा और साझेदार बन गया, ऐसा नहीं। पूंजी लगानी पड़ेगी। ये पूंजी का विनियोग करते हैं, पूंजी का विनियोग, गौर करें, अंडरलाइन कर ले, पूंजी का तो विनियोग तो ही करे। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना। जो आमतौर पर कुछ आपने सुना होगा कि आज जब हम कोई मोबाइल खरीद के लेके आते हैं तो बोलते हैं हमने उसका आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मोबाइल हम अपने दैनिक जीवन में काम ले रहे हैं, जब उस मोबाइल को हम किसी बिजनेस पर्पस में काम ले रहे हैं तो एक विनियोग होता है। विनियोग का मतलब होता है हम जहाँ पैसा लगाते हैं उससे वापस हमें इनकम प्राप्त हो, वो विनियोग होता है। तो पूंजी का विनियोग तो करते हैं, परंतु व्यापार संचालन में क्रियात्मक रूप से भाग नहीं लेते। व्यापार का जो संचालन होता है उसमें क्रियात्मक रूप यानी तमाम प्रकार के जो कार्य करने होते हैं उन कार्यों में वो भाग नहीं लेते। जनता की नजर में फर्म के साझेदार नहीं समझे जाते हैं, निष्क्रिय है। अब वो खाता है, जो पूंजी तो लगा देता है, पूंजी लगाई वो किसको? जनता को तो पता नहीं, मगर जनता की नजरों में फर्म के साझेदार नहीं समझे जाते क्योंकि जनता उन्हें देखती भी नहीं है कि इस फर्म के अंदर ये साझेदार है या ये कार्य कर रहा है। कार्य करता होगा तो ही जनता को पता चलेगा ना कि हाँ वास्तव में ये फर्म का साझेदार है। वो जनता की नजरों में फर्म के साझेदार नहीं होते हैं। फर्म का वास्तविक साझेदार होता है, मगर वो फर्म का वास्तविक साझेदार होता है, रियल साझेदार तो होता है क्योंकि उसने पूंजी लगाई है। पूंजी बहुत बड़ा फैक्टर है, काम करती है। फर्म के वो वास्तविक साझेदार होते हैं और फर्म के लाभ हानि में अपने पूर्ण भाग का उत्तरदायित्व होते हैं। फर्म में जो लाभ होगा, फर्म में जो हानि होगी, उनका जो भाग है उसमें पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। लाभों में उनका भाग होगा, हानियों में भी उनका पूर्ण भाग होगा, हानियों के लिए भी बराबर के हिस्सेदार रहेंगे। तो गौर करिए, निष्क्रिय साझेदार पूंजी का विनियोग करते हैं, ठीक है, परंतु संचालन के फर्म के संचालन के क्रियात्मक रूप से जो कार्य होते हैं उनमें भाग नहीं लेते हैं। जनता की नजरों में वो फर्म के साझेदार नहीं होते हैं, बस वो फर्म के वास्तविक साझेदार होते हैं। जनता की नजरों में तो नहीं होते हैं मगर फर्म में वास्तविक साझेदार होते हैं और वह फर्म के लाभ हानि में अपना पूर्ण भाग के लिए, फर्म की जो लाभ होती है, फर्म की जो हानि होती है, उसमें पूर्ण भाग के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। इस प्रकार हमने निष्क्रिय साझेदार को पढ़ा। अब विद्यार्थी देखिए, ये नाम मात्र के साझेदार, सिर्फ
नाम मात्र के, कितना है, एक नाम मात्र के साझेदार है, यानी कि वो फर्म में व्यवसाय के संचालन को बढ़ाने के लिए अपना नाम प्रदान करवाते हैं, अपनी साख प्रदान करवाते हैं, और वो सिर्फ एक नाम मात्र के साझेदार होते हैं, उसे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पूंजी, व्यापार में पूंजी नहीं लगाते हैं, नाम मात्र के हैं, वो पूंजी नहीं लगाते। देखो निष्क्रिय साझेदार पूंजी लगाते हैं, ये पूंजी नहीं लगाते। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि साझेदार है उसे पूंजी तो लगानी पड़ेगी, ऐसी साझेदारी नहीं होगी घर बैठ, मगर यहाँ ये उल्टा है, इसमें वो सिर्फ अपने नाम, अपनी गुडविल दे रहा है। जैसे बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है, जैसे कि मैं अगर बात कहूं कि अंबानी ग्रुप्स की बात करें, अंबानी ग्रुप की साझेदारी के अंदर अपना नाम प्रदान करवा दे, अपनी गुडविल प्रदान करवा दे कि हाँ मैं इनके साथ हूं और मैं ये साझेदारी मेरी है, और आप इन्हें लोन प्रदान करवा दे, कोई बैंक को कुछ कह दे और अपने सिर्फ एक मौखिक रूप से अपना नाम प्रदान करवा देता है, तो भी बैंक समझती है कि वास्तव में ये उनका साझेदार है, उनका साथ कार्य कर रहा है, तो उनके नाम से ही हमें पैसे मिल सकते हैं। तो नाम मात्र के साझेदार होते हैं, पूंजी नहीं लगाते, अपने मौखिक रूप से उनका कार्य करवाते हैं। पूंजी, व्यापार में पूंजी नहीं लगाते हैं, गौर करें विद्यार्थियों। कार्य, सक्रिय रूप से कार्य को नहीं करते हैं, ना तो ये व्यापार में पूंजी लगाते हैं, नाम मात्र के हैं, और ना ही कार्य में इनका क्या है, ये सक्रिय रूप से कार्य को भी नहीं करते हैं। साख व नाम का प्रयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं, अपनी साख, अपनी क्रेडिट, अपना नाम, जैसे मैंने अंबानी ग्रुप्स के बारे में बताया, अंबानी ग्रुप्स की कोई साझेदारी फर्म कार्य कर रही है और उनके साथ आकर खड़ी हो जाती है, वो भले उनकी साझेदार नहीं है, सिर्फ अपना नाम प्रदान कर देती है, अपना लोगो प्रदान कर देती है, अपना साख प्रदान कर देती है, तो भी लोग उनसे जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि वास्तव में ये अंबानी ग्रुप्स के हैं। ठीक है, गौर करें विद्यार्थियों। साख व नाम का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं, अन्य पक्षों के दायित्वों के प्रति भी उत्तरदायित्व होते हैं। तो मगर अन्य जो भी पक्षकार है उनके दायित्वों के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नाम प्रदान किया है, इन्होंने अपनी साख प्रदान की है कि साझेदारी में ऐसी कोई घाटा हो जाए तो ये उत्तरदायित्व को निभाएंगे। तो नाम मात्र के साझेदार क्या होते हैं विद्यार्थी, गौर करना, ये व्यापार के अंदर पूंजी को नहीं लगाते हैं, इनमें इस कार्य में ये सक्रिय रूप से इनका कोई रोल नहीं होता है, साख व नाम का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं, और अन्य पक्षों के दायित्वों के प्रति, जो अन्य पक्ष के दायित्व उनके प्रति उत्तरदायित्व बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नाम, इन्होंने अपनी साख प्रदान की है विद्यार्थियों। और निष्क्रिय साझेदार में वो पूंजी लगाते हैं, और लाभ और हानि के अंदर उनका दायित्व क्या होता है, क्योंकि वो अपनी पूंजी लगाते हैं और वह, परंतु व्यापार के संचालन में भाग नहीं लेते हैं। व्यापार के संचालन में भाग तो नाम मात्र के साझेदार भी नहीं लेते हैं, वहीं नाम मात्र के साझेदार अपनी पूंजी भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपना फर्म में अपना नाम और साख प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अंबानी ग्रुप्स की बात कही। केवल लाभ में साझेदार, कुछ साझेदार ऐसे होते हैं कि भाई हम तो सिर्फ एक लाभों में साझेदार है, क्या आप मुझे साझेदार बनाना चाहते हैं। अब वो लाभों में साझेदार कैसे होते हैं, अन्य साझेदारों की अनुमति से अपनी कुछ पूंजी फर्म में विनियोग करते हैं। अन्य साझेदार वो सहमति प्रदान कर देते हैं कि हाँ भाई इन्हें लाभों में साझेदार अपन रखेंगे, भले अपने हानि हो, मगर इन्हें तो लाभों में साझेदार रखेंगे, हानियों में इन्हें भागीदार नहीं रखेंगे। अन्य साझेदार सहमति देते हैं कि वो कुछ पूंजी विनियोग करे तो लाभों में हिस्सेदार बनाया जाएगा। कुछ पूंजी का वो विनियोग करते हैं, किंतु लाभ के हिस्से में साझेदार होते हैं। अगर वो पूंजी का तो विनियोग उन्हें करना होगा यहाँ, मगर वो लाभ के हिस्से में ही भागीदार होंगे, हानियों के हिस्से में भागीदार वो नहीं होंगे। हानियों के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, उन्हें हानियों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कुछ पूंजी दे दी, अब पूंजी दी, जो इस कंपनी के अंदर लाभ हुआ तो फटाक से तैयार हो जाएंगे हमें लाभों में हिस्सा दे। हानि होगी वो फटाक से बाहर निकल जाएंगे, उन्होंने भले पूंजी प्रदान की है, उन्हें तो लाभों के अंदर हिस्सा बराबर का मिलेगा ही मिलेगा। केवल लाभ में साझेदार होते हैं वे साझेदार जो कुछ पूंजी का विनियोग करते हैं फर्म के अंदर या व्यवसाय के अंदर, और लाभ में अपनी भागीदारी निभाते हैं, हानियों में उनका कोई मतलब नहीं होता है, वो केवल लाभ मात्र के साझेदार होते हैं। इस प्रकार हमने सक्रिय साझेदार पढ़ा, जिनका फर्म में संचालन में पूरे सक्रिय रूप से होते हैं, कार्यों को समस्त कार्यों के लिए अन्य साझेदारों के प्रति प्रतिनिधि होते हैं और उत्तरदायी भी ठहराते हैं। गणना इनके मुख्य साझेदारों में से होती है। निष्क्रिय साझेदार पूंजी में ये विनियोग करते हैं, परंतु व्यापार संचालन में निष्क्रिय बने हैं, पूंजी में विनियोग करेंगे, परंतु व्यापार संचालन में क्रियात्मक रूप से भाग नहीं लेते हैं। जनता की नजरों में साझेदार नहीं होते क्योंकि ये दिखते भी नहीं है, तो कैसे होंगे, फर्म के वास्तविक साझेदार होते हैं और लाभ हानि में इनका उत्तरदायित्व होता है। नाम मात्र के साझेदार पूंजी में विनियोग नहीं करते हैं और कार्य सक्रिय रूप से भी नहीं करते हैं, और साख व नाम का प्रयोग करने के लिए साझेदारी के अंदर अपना साख व नाम का प्रयोग करने के लिए देते हैं,
और अन्य पक्षों के दायित्वों के प्रति इनका उत्तरदायित्व होता है। गौर करें छोटी छोटी बातों को। केवल लाभ में साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से अपनी कुछ पूंजी फर्म में विनियोग करते हैं, परंतु लाभों में हिस्सेदार होते हैं, हानियों में हिस्सेदार नहीं होते हैं। अगले गत्या अवरोधक प्रदर्शन साझेदार, गत्या अवरोधक साझेदार और अवैसक या नाबालिग साझेदार की बात करेंगे हम। गौर करें विद्यार्थियों, देखो गत्या अवरोध या प्रदर्शन द्वारा साझेदार। गत्या अवरोध शब्द कैसा है? गत्या अवरोध, इसका मतलब होता है कि प्रदर्शन के द्वारा साझेदार। विद्यार्थियों ये क्या होते हैं? ये साझेदार ऐसे होते हैं जो प्रदर्शन के द्वारा लिखित या मौखिक शब्दों में अथवा अपने व्यवहार के द्वारा यह प्रदर्शित करते हैं कि लिखित भी दे सकते हैं, मौखिक भी दे सकते हैं, या अपने व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि दूसरे का विश्वास हो जाए कि ये साझेदार है। वास्तव में फर्म का साझेदार ये नहीं होते हैं, फर्म वास्तव में नहीं होते फर्म के साझेदार। अगर फर्म को कोई प्रदर्शनी व्यक्ति के आधार पर लोन दिया जाता है तो वो समस्त ऋणों के लिए उत्तरदायी होंगे। कौन होंगे? जो प्रदर्शन के द्वारा साझेदार बने हैं। प्रतिनिधि नहीं होते हैं मगर दायित्वों के लिए उत्तरदायी बना लिया जाता है। प्रतिनिधि नहीं होते, दायित्वों के लिए उत्तरदायी बना लिया जाता है। समझे विद्यार्थियों से? इसको हमने एक बार पढ़ा, अब इसको हम समझते हैं। गत्या अवरोध या प्रदर्शन के द्वारा साझेदार। गत्या अवरोध या प्रदर्शन यानी कि अपना रिप्रेजेंट करते हैं। वहां देखो, वहां वो क्या करते थे? नाम मात्र के साझेदार होते थे जो अपना साख देते थे। यहाँ ये साख नहीं देते, ये मौखिक रूप से कह सकते हाँ मैं साझेदारी मेरे द्वारा है, मैं इनके साथ हूं, मैं अपने प्रदर्शन के द्वारा हूं। प्रदर्शन है ना, मौखिक रूप से वो कह देंगे, या फिर लिखित रूप से लिखकर भी दे सकते हैं, या फिर वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कोई साझेदारी चल रही है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि सरपंचों के इलेक्शन चल रहे हैं और वहां आकर एक व्यक्ति खड़ा होकर उस सरपंच के पक्ष में बोल रहा है कि हाँ ये बहुत बड़ा अच्छा इंसान है, इसे वोट दीजिए। तो हमें लगता है कि वास्तव में ये अपने आचरण से ये लग रहा है कि वो उनके साथ है, उस सरपंच की ज्यादा, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा कर रहा है, जिसके बारे में ज्यादा वोट मांगने की गैदरिंग कर रहा है, यानी कि वो उसके साथ है। तो इस प्रकार साझेदारी में भी एक गत्या अवरोधक यानी प्रदर्शन के द्वारा साझेदार होता है जो मौखिक रूप से कहकर बोलता है कि मैं इन साझेदारों के साथ हूं, या फिर लिखित रूप में भी दे सकता है, या प्रदर्शन के द्वारा साझेदार होता है, ताकि दूसरी जनता को ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि वास्तव में ये साझेदार इन साझेदारों के साथ मिला हुआ है, इन साझेदारी का भागीदार है। मगर वास्तविक पूर्ण रूप से वो साझेदार नहीं होता है। मगर उसके कहने पर, उसके प्रदर्शन के द्वारा अगर कोई बैंक उन साझेदारी को लोन प्रदान कर देती है तो बिल्कुल वो लोन के प्रति उत्तरदायित्व होगा। उसका उत्तरदायित्व होगा कि अगर साझेदारी फर्म को लोन नहीं भरे तो वो उसका उत्तरदायित्व होगा, क्योंकि उसने मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से या फिर प्रदर्शन के द्वारा अपने आप को साबित किया था, जनता को विश्वास दिलाया था कि मैं इस साझेदार का साझेदार हूं, मगर वास्तविक साझेदार नहीं होता है। उसके आधार पर किसी बैंक ने या फिर किसी साहूकार ने उन्हें लोन दिया था, उस लोन के लिए उत्तरदायी होगा। गौर करें विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करें। गत्या अवरोध या प्रदर्शन द्वारा साझेदार लिखित या मौखिक शब्दों में अथवा अपने व्यवहार के द्वारा यह प्रदर्शित करता है कि दूसरों को विश्वास हो जाए कि ये साझेदार है, दूसरों को विश्वास दिलाता है। वास्तव में वह फर्म का साझेदार कभी भी नहीं होता है। अगर फर्म का कोई प्रदर्शनीय व्यक्ति के आधार पर लोन दिया जाता है, अगर फर्म को कोई भी उस प्रदर्शन व्यक्ति के आधार पर, प्रदर्शनात्मक व्यक्ति के आधार पर लोन दिया जाता है तो वह उन समस्त ऋणों के लिए उत्तरदायी होगा। अगर उस प्रदर्शनात्मक व्यक्ति के आधार पर कोई फर्म को लोन देता है तो उन समस्त ऋणों के लिए कौन उत्तरदायी होगा? वो प्रदर्शनात्मक व्यक्ति। प्रतिनिधि ये नहीं होता है मगर दायित्व के लिए उत्तरदायी इसे बना लिया जाता है। प्रतिनिधि नहीं होता है, वो एजेंट नहीं होता है, मगर दायित्व के लिए उसे उत्तरदायी बना दिया जाता है। इस प्रकार गत्या अवरोध के प्रदर्शन द्वारा साझेदार की भूमिका ये रहती है। इसे समझने का प्रयास करें विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गौर करें, आवश्यक या नाबालिग साझेदार। कानून की दृष्टि से अनुबंध अधिनियम सन 1872 ये कहता है कि जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है या फिर इंसान है या फिर कोई भी बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा होगा, वयस्क नहीं होगा, वो कभी भी अनुबंध नहीं कर सकता है और कभी भी साझेदारी नहीं कर सकता। तो साझेदारी में ये कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत 18 वर्ष से कम है, वो किसी भी साझेदारी करने से अयोग्य है। क्या है? अयोग्य है। बशर्ते साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार यदि समस्त साझेदार सहमत हो तो एक आवश्यक लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। गौर करिए विद्यार्थियों, कानून की दृष्टि से अनुबंध अधिनियम 1872 ये कहता है कि 18 साल से कम वाला व्यक्ति कभी भी अनुबंध नहीं कर सकता, और अनुबंध नहीं कर सकता तो साझेदारी भी ये मानती है
कि वो आवश्यक साझेदारी नहीं कर सकता, मगर वो अयोग्य। परंतु साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 कहती है कि अगर सभी साझेदार सहमत हो जाए तो उसे अवैश्यक को लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है, सिर्फ लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। गौर करें, कानून की नजरों में अवैश्यक अनुबंध करने के अयोग्य होने के कारण वो फर्म में साझेदार नहीं हो सकता, वो अयोग्य क्योंकि 18 साल से कम है। परंतु साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 कहती है कि यदि समस्त साझेदार सहमत हो, सभी साझेदार जो साझेदारी कर रहे हैं उनकी सहमति हो, उनकी एक्सेप्टेड हो, तो एक साथ अवैश्यक को लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है, सिर्फ लाभों में सम्मिलित किया। दिमाग के अंदर सेट करें, लाभों में। गौर करें, इस पर लॉजिकल फंडों को याद रखिए ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। मैंने हर एक चीज को खोल खोल कर सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया विद्यार्थियों। आगे के वीडियो के अंदर हम साझेदारी के प्रकार, ये हमने साझेदारों के प्रकार पढ़े, फिर साझेदारी के प्रकार, फिर इसके बारे में कुछ बुराइयां और इसकी पंजीकरण किस प्रकार होता है, रजिस्ट्रेशन, और साझेदारी डीड, साझेदारी सलेख के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है। जब साझेदारी सलेख होती है तो हमें कौन से नियम लागू होंगे, कौन से नियम नहीं लागू होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।